नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, सरकार ने नोएडा के सीईओ डॉक्टर एम लोकेश को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है और साथ ही इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। मंडलायुक्त मेरठ के नेतृत्व में गठित एसआईटी में एडीजी जोन मेरठ और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी शामिल हैं। एसआईटी 5 दिनों में जांच कर रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। युवराज पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 55 में उनका दफ्तर था। हमेशा की तरह 16 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे युवराज गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 की टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी स्थित अपने घर के लिए निकले। उन्होंने पिता को फोन कर बताया कि वो ऑफिस से निकल चुके हैं और इसके बाद पिता राजकुमार मेहता को युवराज ने करीब 12 बजे फोन किया और जो बेटे ने पिता से कहा वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। पापा, मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो। इकलौते बेटे की इस गुहार को सुनते ही पिता दौड़ पड़ते हैं। युवराज की कार घर से करीब 900 मीटर पहले ही नाले की दीवार तोड़ते हुए 40 फीट गहरे दलदल में गिर गई थी। युवराज जिस नाले में गिरे थे उसे ढूंढने में करीब 20 मिनट लगे, जब तक वे नोएडा पुलिस को सूचना दे चुके थे और करीब 30 मिनट बाद पुलिस के साथ साथ दमकल कर्मी भी छोटी बड़ी क्रेन के साथ पहुंचे और आसपास तमाशबीनों की भीड़ लग गई। युवराज से कुछ ही मीटर दूर पिता और तमाम फोर्सेस थी, लेकिन कोहरे की वजह से एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। वह मोबाइल का टॉर्च जलाकर चिल्लाता रहा, पापा मुझे बचा लो, मेरी कार डूब रही है। कार को पानी में धंसते देख युवराज ने हिम्मत दिखाई और कार की छत पर लेट गया। वो लगातार मोबाइल की टॉर्च जलाए अपनी कार पर लेटा रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी गहरे पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कोई कहता पानी ठंडा है, कोई कहता पानी में सरिया है। फायर विभाग की क्रेन भी युवराज तक नहीं पहुंच पा रही थी। तय किया गया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया जाए। इस समय घने कोहरे की वजह से युवराज की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। युवराज करीब 80 मिनट तक चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, कार जल्द ही डूब जाएगी। फिर 1:45 बजे के करीब गड्ढे भरे पानी में कार समेत युवराज डूब गया और सिस्टम का निकम्मापन देखिए कि 3 विभागों के 80 लोग मौके पर मौजूद रहे। इस घटना के चश्मदीद मुनेंद्र ने जो कुछ कैमरे पर बयान किया उसे आपको सुनना चाहिए। मुनेंद्र का ये बयान बताने के लिए काफी है कि जिन सरकारी संसाधनों और तंत्र के भरोसे आप बैठे हैं वो सरकारी तंत्र खुद भगवान भरोसे हैं। 150 लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं दागा। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में। मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के। मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी यहाँ पे जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले थे, जो प्रशासन था, जो भी है सरकारी महकमा, वो उसमें उनमें से कुछ लोग ये बोले थे भाई आप 10 मिनट पहले आ जाते तो वो लड़का बच जाता। मैं बोला मैं एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए पर्सनली उस चीज के लिए जो भर्ती हुए वो फेल हो गए और मुझे कहा जा रही थी या मेरे पास किसी की कॉल आ रही थी या मैं सरकारी महकमे से हूँ या मैं कोई अधिकारी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। फिर मैं 50 मीटर तक कम से कम 40 मिनट मैंने वो भाई ढूंढा पानी मेरा अकेले ने। मैं 150 का रहने वाला हूँ, कोहरे में मुझे यहाँ का खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिख रहा था कोई। 40 मिनट कम से कम मैंने वो लड़का पानी में ढूंढा, गाड़ी भी ढूंढी है, रस्सा बांध के अकेला। बिल्कुल बेकार हो गया था, लेकिन मैं फिर भी ये आस में था कहीं गाड़ी अटक ना रही हो, कहीं वो बेहोश तो ना होगा हो। पूरे में देख के आया जब वो लड़का नहीं मिला था मुझे। ये करेक्ट टाइमिंग है 2:15 20 मिनट में मैं बाहर निकल गया। डिजास्टर की टीम कितने बजे आई है जी? डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मैं आया था 1:45 50 मिनट में, उससे पहले आई हुई थी फायर ब्रिगेड क्रेन, 3 क्रेन, उनके पास सेफ्टी जैकेट नाव सब चीज थी, लेकिन उन्होंने वो उसे भाई को बचाने के लिए नहीं दागा कोई भी, वरना वो भाई बच जाता। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, इसमें सरकारी महकमे को बहुत बड़ी गलती है।
यानी सरकारी तंत्र के निकम्मेपन वाली दलदल ने युवराज की जान ले ली। आज इस दलदल में सिर्फ युवराज नहीं डूबा, इससे वो सरकारी सिस्टम डूब कर मर गया जो मदद के लिए गुहार लगाते युवराज को नहीं बचा सका। इसमें वो प्रशासन डूबा है जिसके सामने एक बेबस पिता अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन सब हाथ पर हाथ धरे मदद का इंतजार करते रहे। एक ऐसी मदद जो कभी ना मिल सकी, एक ऐसी मदद जो समय पर नहीं पहुंची, और जब पहुंची तो एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया। सोचिए उस पिता का हाल क्या होगा जिससे अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने एक एक सेकंड उसने डूबते देखा। मेरे ठीक पीछे उस रास्ते से जब युवराज की गाड़ी आ रही थी और इसी रास्ते से उसे राइट टर्न करना था, लेकिन वो अपनी गाड़ी को राइट टर्न नहीं कर पाया, उसको रास्ता नहीं मिला क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी 0 मीटर थी। उसके बाद युवराज की गाड़ी सीधा यहाँ पर इस दीवार से टकराई, और क्योंकि ये दीवार पहले से ही टूटी हुई है, और सीधा इस बेसमेंट में चली गई जहां पर ये पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर वो लगातार मदद के लिए गुहार लगाता रहा। लगातार उसने पहले अपने परिवार से संपर्क किया, उसके पिता यहाँ पर पहुंचे ढूंढते हुए, और ठीक इसी जगह पर जिस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर तमाम फायर कर्मी मौजूद थे। इसके कुछ ही दूरी पर जो युवराज के पिता हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वो लगातार अपने बेटे को आवाजें लगा रहे थे, उनका बेटा आवाज लगा रहा था वहां से। और यहाँ फायर ब्रिगेड के अलावा कई लोग भी जमा थे, पुलिस के लोग जमा थे। इस बीच करीब जो जानकारी दी गई फायर ब्रिगेड के कर्मियों के द्वारा कि उनको कॉल मिली थी 12:06 में, और करीब 20 मिनट के अंदर यहाँ पर 3 गाड़ियां भेजी गई, जिसमें एक गाड़ी जो है वो नॉलेज पार्क फायर स्टेशन से आई, जबकि 2 गाड़ियां सूरजपुर जो इलाका है वहां के फायर स्टेशन से आई। इसके अलावा हाइड्रोलिक क्रेन को मंगाया गया, रस्सियां थी, तमाम इक्विपमेंट थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की कि वो पानी में जाए। हालांकि फायर ब्रिगेड जो विभाग है उनके लोगों का कहना है कि उनके 3 कर्मचारी थे जो पानी के अंदर गए थे, उतरे थे, लेकिन किसी को भी तैरना नहीं आता था, तो लिहाजा वो यहाँ पर ज्यादा अंदर नहीं जा पाए, और गाड़ी जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। ठीक यहाँ से 30-40 मीटर जो है गाड़ी आगे अंदर जा चुकी थी, पानी गहरा था और लगातार गाड़ी नीचे बैठ रही थी। और उस दौरान फिर इंतजार किया जाता है एसडीआरएफ का। जो जानकारी मिल रही है कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची है 2 बजे के बाद, और तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस बीच एक जो राहगीर था वो अंदर गया, उसने हिम्मत की, वो अंदर गया रस्सी बांधकर, लेकिन 40 मिनट घूमने के बाद, अंदर ढूंढने के बाद उसको भी हाथ कुछ नहीं लगा और वो भी वापस लौटा। और सुबह जब उसके बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम ने युवराज की बॉडी को रिकवर किया। नोएडा जैसे हाईटेक शहर की व्यवस्था की पोल खोलने वाली ये घटना सरकारी तंत्र पर कड़े सवाल उठा रही है। जिस शहर में पुलिस विभाग, फायर विभाग और एनडीआरएफ टीम मिलकर एक कार सवार को डूबने से नहीं बचा सके, उस शहर की ऊंची ऊंची इमारतों में रह रहे लोग किसके भरोसे बैठे हैं? ये कैसा सिस्टम है जिसके पास ना संसाधन है, और जो थोड़े बहुत संसाधन है वो समय आने पर फेल हो गए। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में अब सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष का कहना है कि एक युवा इंजीनियर की मौत की वजह यूपी का खराब और लापरवाह सिस्टम है। इसके लिए प्रशासन के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। वहीं सत्ता पक्ष इस मामले में लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। दुखद है, कष्टदायक है, चिंताजनक भी है। ऐसी घटनाएं होना नोएडा जैसी जगह में नहीं होना चाहिए था। होने के बाद भी जो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई वो और अपने आप में चिंता को जोड़ती हैं। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हम प्रतिबद्ध हैं कि उस परिवार के साथ उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हों, और जो भी मदद परिवार की जा सकती है वो करें, और आगे ऐसी घटना ना हो। जिनकी जिम्मेदारी फिक्स हो उनको एक ऐसी नजीर पेश की जाए ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। ये प्रदेश सरकार का फेल्यूर है, नोएडा अथॉरिटीज का फेल्यूर है। ऐसी मौत नहीं हो गई, वहां से सिग्नल हटे थे, अवरोध हटा हुआ था, गड्ढे खोदे हुए थे, उसकी रिपोर्ट की जा चुकी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपने पिता से मदद मांगता रहा, पर सिस्टम कोई मदद नहीं कर पाया, रस्सी फेंक रहे थे। तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जब आप इतना पैसा लेते हैं, इतनी वसूली करते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूर्ण सुरक्षा दें।
उधर पटना नीट पीजी की छात्रा की मौत का मामला लगातार गहराता जा रहा है। पुलिस के बयान और परिजनों के आरोप कुछ और कहते हैं। अस्पताल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मेल नहीं खा रहे। इधर इस मामले में एसआईटी ने भी कार्यवाही शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक रविवार की रात इस घटना से जुड़े 2 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन किसकी गिरफ्तारी हुई है, इस मामले में उसकी क्या भूमिका थी, पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही। उस होनहार छात्रा के साथ असल में क्या हुआ था, इस पर से आसानी से पर्दा हटाया जा सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। तारीख 5 जनवरी 2026। जहानाबाद के अपने गांव से 17 साल की एक लड़की पटना के मुन्ना चौक स्थित इस शंभू हॉस्टल से वापस लौट रही थी। तारीख 6 जनवरी 2026, जगह शंभू हॉस्टल, चित्रगुप्त नगर, पटना। सुबह में जब वो छात्रा न नाश्ते के लिए और न फिर खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो हॉस्टल में कौतूहल मच गया। कुछ देर बाद हॉस्टल कर्मियों ने बिना पुलिस को कोई सूचना दिए दरवाजा तोड़ दिया और फिर छात्रा को पास के एक निजी क्लिनिक ले गए। प्राइवेट क्लिनिक में करीब आधे घंटे तक छात्रा को रखा गया। इसके बाद हॉस्टल कर्मी छात्रा को लेकर उसी दिन शाम 7:30 बजे पटना के ही प्रभात मेमोरियल अस्पताल पहुंचे। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने छात्रा को एडमिट किया और मामले की जानकारी कदमकुआं थाना को दी, लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची। इसके बाद 7 जनवरी को जब छात्रा के परिजनों को इसकी जानकारी दी गई, परिजन भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों की माने तो छात्रा अपनी मां को देखते ही फफक फफक कर रोने लगी। मां ने पूछा कि कुछ गलत हुआ है तो उसने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद गार्ड ने सभी परिजनों को बाहर निकाल दिया। 8 जनवरी को भी पीड़िता का प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची। तब तक पीड़िता कोमा में चली गई थी। पुलिस ने परिजनों का बयान लिया। परिजनों ने पुलिस से अपनी बेटी के साथ रेप की बात कही। 10 जनवरी को परिजनों ने पीड़िता को प्रभात मेडिकल हॉस्पिटल से निकालकर मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 5 दिनों तक तमाम कठिनाइयों के बाद जिंदा रहने वाली नीट की ये छात्रा 11 जनवरी की रात आखिरकार हिम्मत हार जाती है, दम तोड़ देती है। यहाँ तक भी पुलिस किसी तरह के एक्शन में नहीं दिखाई देती। पीड़िता के परिजनों का बयान लेने के बाद पुलिस किसी तरह भरोसेमंद तफ्तीश शुरू नहीं करती, लेकिन जैसे ही 12 जनवरी को परिजनों ने शव को पटना के कारगिल चौक पर रखकर प्रदर्शन किया, पुलिस एक्शन में आ गई। मगर ये एक्शन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चार्ज के तौर पर किया गया। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने छात्रा का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई और जब 13 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया के सामने आई तो सबको उसने हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। कई तथ्य सामने आए, मगर इस दौरान एएसपी सदर अभिनव कुमार से लेकर खुद पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ये कहते रहे कि छात्रा के साथ यौन शोषण नहीं, बल्कि उसने तो सुसाइड किया है। तर्क यहाँ तक दिया गया कि छात्रा डिप्रेशन में थी, उसके कमरे में नींद की गोलियां मिली। 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो 18 साल की है वो हॉस्पिटल में कोमा में है और उसके परिजन उसके साथ मारपीट और सेक्सुअल असॉल्ट का शिकायत दर्ज की है। उनकी शिकायत पे विधिवत जो है एक एफआईआर संख्या 14/26 चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज की गई है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई हैं। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं आई। मृतका है उनका जो फोन हम लोग को मिला था, फोन में बताया, जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा तो सर्च हिस्ट्री से ये लिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसके द्वारा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज था, वो सब का भी अवलोकन किए। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है।
दरअसल प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की स्क्रिप्ट के मुताबिक पहले थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने एक कहानी कड़ी थी कि छात्रा ने सुसाइड किया है। फिर उसी कहानी को एएसपी, एसपी और खुद एसएसपी भी आगे बढ़ाते रहे, जबकि पीड़िता का परिवार चीख चीख कर कह रहा था कि उसकी बेटी के साथ अनहोनी हुई है। मगर पुलिस ने इस पर यकीन नहीं किया और सुसाइड की थ्योरी को पढ़ते रहे। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज पाल समाज के लोग मणिकर्णिका घाट पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। विरोध प्रदर्शन की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग किया। साथ ही पुलिस ने मौके से 17 लोगों को हिरासत में लेकर थाने भी ले गई। इस दौरान पाल समाज के लोगों और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। आपको बता दें, मणिकर्णिका घाट पर टिप्पणी और एआई जनरेटेड वीडियोज साझा किए जाने के मामले में कमिश्नरेट की पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित कुंभ महादेव मंदिर का वीडियो मणिकर्णिका घाट का बताकर सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है।